गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका सेकंड चैप्टर बेटा यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड लेक्चर लेके आए हैं और आज के लेक्चर के अंदर हम आपको बात करने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर। बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट क्लास रिकॉल द प्रीवियस वन। लास्ट लेक्चर के अंदर बेटे किया था, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूं तो सबसे पहले अपन ने इस चैप्टर के अंदर मेजरमेंट क्या होती है, उसके कितने सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में अपन ने बात करी थी। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम के बारे में, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी थी, उनके फंडामेंटल यूनिट्स क्या थे, इन सभी चीजों के बारे में फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात करी थी। सेकंड लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होते हैं और उनके अंदर उनकी वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज का टॉपिक है बेटे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर। जैसे आपको लेंथ को मेजर करना है तो लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। देखो आपने, अगर मैं बात करूं आपके चाइल्डहुड से लेके अब तक की, तो आप बहुत सारी लेंथ को मेजर कर चुके हो। जैसे आपने अभी स्केल के अंदर, स्केल से अपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर आप स्केल यूज करते हो, एक दैट इज कॉल्ड मीटर स्केल। उसको क्या बोलते हैं? मीटर स्केल। तो उससे भी आपने बहुत सारी लेंथ को मेजर किया। स्पेशली 10th क्लास के अंदर आप उससे रिलेटेड, ज्योमेट्री से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करके, सॉरी देखो फिजिक्स के अंदर मोस्टली न्यूमेरिकल ज्यादा याद आते हैं, तो क्वेश्चन सम बहुत करके आए हो आप। तो आज अब बात करेंगे बेटे ऐसे ही कुछ और मेथड मेजरिंग के, लेंथ को मेजर करने के कुछ और मेथड्स भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटे मेजरमेंट ऑफ लेंथ के ऊपर। तो लेंथ को मेजर करने के बेटे बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टू मेथड्स होते हैं। वन इज डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट मेथड। तो आगे करने से पहले थोड़ा सा बेटे आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स प्रिपेयर शुरू करने नहीं किए हैं तो प्लीज साथ साथ नोट्स बनाते जाएं बेटे, नहीं तो बाद में जब मैटर बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाता तो नोट्स बनाने बड़ी मुश्किल हो जाती, चीजों को समझना कि कैसे हुआ सारा कुछ, और फिर इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो प्लीज साथ साथ आप नोट्स बनाते जाएं और जैसे ही आपको गाइडलाइंस आ रही है बेटे तो उनको प्रॉपर वे के अंदर आप ओबे करें। हाँ जी, तो बात करते हैं अपन कुछ डायरेक्ट मेथड्स के ऊपर। तो डायरेक्ट मेथड फर्स्ट बात करते हैं बेटे मीटर स्केल के ऊपर। तो मीटर स्केल जो मोस्टली आप यूज करते हो, एक छोटी सी अगर आपको लेंथ को मेजर करना है, जैसे इस बोर्ड की आपको इसका एरिया मेजर करना है तो इसकी लेंथ इनटू ब्रेथ आप क्या करोगे, एक मीटर स्केल से निकाल सकते हो। जनरली छोटे डिस्टेंस को मेजर करना हो, एक स्मॉल क्वांटिटी के डिस्टेंस को मेजर करना हो तो बेटे डायरेक्ट, हमेशा डायरेक्ट मेथड का यूज किया जाता है। जैसे मीटर स्केल का यूज किया, अगर आपको 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर तक, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बताया था। माइक्रो क्या होता है, नैनो क्या होता है, पिको क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या थे अपने पास, ठीक है बेटे। तो प्लीज एक बार उनको जरूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ टर्म्स जैसे मैंने अभी लिखा 10⁻³ मीटर, ठीक है बेटे। तो ये भी एक प्रैक्टिकल यूनिट मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब रिपीट नहीं करूंगा प्लीज यहाँ पर, तो उन चीजों को एक बार जरूर देखना प्रीवियस लेक्चर को। अच्छा, अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी के अंदर लेंथ को मेजर करना है, से 10⁻³ मीटर टू 100 मीटर तक, तो आप मीटर स्केल का यूज कर सकते हो। अगर इसके बाद दो नेम और आते हैं जो फिजिक्स लैब के अंदर आपको बहुत मिलेंगे बेटे देखने को भी, प्रैक्टिकल्स भी है इनसे रिलेटेड, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन अपने को मिलता है बेटे। अच्छा, वर्नियर स्केल और वर्नियर कैलिपर बोला जाता है इसको, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के ऊपर आप बात करोगे बेटे। वहां पर वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज ऐसे दो बेटे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे स्मॉल मेजरमेंट की जाती है बेटे, स्मॉल लेंथ की मेजरमेंट की जाती है, ठीक है बेटे। अच्छा, वर्नियर कैलिपर के अंदर आपको अगर लेंथ को मेजर करना है 10⁻⁴ मीटर तक आप जो इसकी लेंथ को आप मेजर कर सकते हो बेटे किसी भी, जैसे इसका डायमीटर मुझे मेजर करना है और आपके पेन के अंदर जो रिफिल है उसका डायमीटर आपको मेजर करना है, ठीक है। डेप्थ को आपको मेजर करना है किसी की, तो आप उन चीजों के अंदर वर्नियर कैलिपर का आप यूज कर सकते हो बेटे। अगर आपको उससे भी स्मॉल क्वांटिटी की लेंथ को मेजर करना है तो आप फिर बात करते हो बेटे स्क्रू गेज के ऊपर। तो स्क्रू गेज है 10⁻⁵ मीटर और 0.01 मिलीमीटर तक की लेंथ को आप मेजर कर सकते हो बेटे। अच्छा, अब बात करते हैं जैसे इनडायरेक्ट मेथड के ऊपर। ये तो थे डायरेक्ट मेथड जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है बेटे। लेंथ को मेजर करना है तो मतलब जिन चीजों को आप मेनली हाथ में लेके मेजर कर रहे हो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर, दे आर नोन एज डायरेक्ट मेथड। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की। तो 10th क्लास के अंदर भी आप इनडायरेक्ट मेथड करके आए थे।
आई थिंक चैप्टर नंबर आपका था इनडायरेक्ट में, चैप्टर नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड था चैप्टर। उसके अंदर आपने बिल्डिंग की हाइट वगैरह निकालनी होती थी, डिस्टेंस निकालना होता था, है ना, टावर की हाइट निकालनी थी। तो वो सारे आप किस मेथड का यूज कर रहे थे मेजरमेंट ऑफ लेंथ को मेजर करने के लिए, वो आप इनडायरेक्ट मेथड का यूज कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब यहाँ पर भी बेटे कुछ इनडायरेक्ट मेथड है जो आपकी +1 क्लास के अंदर है। जैसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है पैरेलैक्स मेथड, और ये मेथड इनडायरेक्ट मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर डिस्टेंस आपके पास बहुत ज़्यादा होता है, लार्ज अमाउंट के अंदर डिस्टेंस होता है और वहाँ पर आप मीटर स्केल की हेल्प नहीं ले सकते। जैसे आपको माउंट एवरेस्ट की हाइट मेजर करनी है, आपको एक अर्थ से एक प्लैनेट का डिस्टेंस आपको मेजर करना है, मतलब ये डिस्टेंस जहाँ पर आप मीटर स्केल का यूज नहीं कर सकते, तो वहाँ पर आप इनडायरेक्ट मेथड्स का यूज करते हो। तो इनडायरेक्ट मेथड के अंदर बेटे मोस्ट इंपोर्टेंट जो एक मेथड आता है जिसको बोला जाता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या चीज है बेटे, इसके ऊपर डिटेल के अंदर आप आज बात करने वाले हैं। तो पैरेलैक्स मेथड वो मेथड है जिससे आप लार्ज अमाउंट के अंदर जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर कर सकते हैं। जैसे अगर अर्थ से किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस आपको निकालना है, मून का निकालना है या किसी और स्टार का आपको डिस्टेंस निकालना है, तो आप वहां पर पैरेलैक्स मेथड का यूज कर सकते हो। तो आज बात करेंगे बेटे पैरेलैक्स मेथड के ऊपर डिटेल से, तो प्लीज एक बार यहाँ तक आप नोट्स प्रिपेयर कर लें, अपने राइट कर लें। यस बेटे, अब बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड के ऊपर। पैरेलैक्स मेथड क्या चीज होता है और कैसे अर्थ से किसी भी प्लेनेट का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो, और किसी भी प्लेनेट का अगर आपको डायमीटर मेजर करना है तो आप इस मेथड का आप यूज कर सकते हो बेटे। अच्छा, पैरेलैक्स मेथड को समझने से पहले पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है इसके बारे में जानना जरूरी है कि पैरेलैक्स क्या चीज होती है बेटे। बड़ी इजी लैंग्वेज के अंदर और सिंपल वे के अंदर अगर मैं इसको समझाऊं तो पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है। अगर मेरे पास ये एक बेटे पेन है, पहले मैं अपनी लेफ्ट आई को अगर मैं क्लोज करके राइट आई से इस पेन को देखूं और फिर मैं अपनी राइट आई को क्लोज करके लेफ्ट आई से इस पेन को देखूं, तो इस पेन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड, जो इसका बैकग्राउंड है बेटे मेरे फ्रंट में, जो इसका मार्कर का बैकग्राउंड है उसके कोरस्पोंड इसकी पोजीशन जो है बेटे वो शिफ्ट हो जाएगी। फिर से बता देता हूं, अगर मैं इस पेन को सामने रख रहा हूं और लेफ्ट आई को क्लोज करता हूं, राइट से देखता हूं, फिर राइट को क्लोज करता हूं, लेफ्ट से देखता हूं, तो इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड इसकी पोजीशन क्या हो जाती है बेटे, शिफ्ट हो जाती है। पहले अपने को यहां दिखाई देगा, फिर इस तरफ चला जाएगा, तो ये जो इसकी पोजीशन शिफ्ट हुई बेटे इसको ही बोला जाता है पैरेलैक्स। आई थिंक आपको समझ में आ गया पैरेलैक्स का मतलब, कि जब भी आप इस थंब को भी अगर आप देख रहे हो तो लेफ्ट आई को क्लोज करने पे इसकी पोजीशन, फिर राइट को क्लोज करने पे इसकी पोजीशन आपको थोड़ी सी शिफ्ट दिखेगी बेटे, कभी इधर कभी उधर, शिफ्ट ऐसे ही जाएगा। इसी शिफ्ट होना इमेज को बोला जाता है पैरेलैक्स। अच्छा, अब पैरेलैक्स का यूज कैसे किया जाता है तो इसकी डेफिनेशन के ऊपर भी आप बात करते हैं। पैरेलैक्स का मतलब क्या होता है, दी एपरेंट शिफ्ट, जो ये अपीयर हो रही है एक्चुअल में वो शिफ्ट नहीं हो रही, अपने को ऐसा लगता है कि वो अपीयर हो रही है, क्योंकि अपनी आई के बीच में क्या होता है, यहाँ पर एक डिस्टेंस होता है, थोड़ा गैप रहता है, तो इसकी वजह से जो लेफ्ट आई का जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है एंगल बनाता है, और राइट आई से जो एंगल बन रहा है तो यहाँ पर ये चेंज रहता है बेटे। तो इसकी वजह से क्या होता है, अपने को ऐसा लगता है कि अपीयर होता है कि वो शिफ्ट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता बेटे। अच्छा, एपरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का एपरेंट शिफ्ट होती है विद रिस्पेक्ट टू अनदर। जैसे मैंने बोला था इसकी जो इमेज शिफ्ट हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड जो इमेज शिफ्ट हो रही है, व्हेन वी शिफ्ट अवर आई साइडवाइज, जब आप अपनी आई को क्या करते हैं साइड वाइज शिफ्ट करते हैं बेटे, तो ये होता है पैरेलैक्स। अब पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं बेटे, तो इस चीज के ऊपर समझना। तो सपोज कर लेते हैं कि ये अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस के ऊपर ये जो पोजीशन है जहां से आपने किसी डिस्टेंस को मेजर करना है, सपोज ये पोजीशन है ए और इस पोजीशन को नाम देते हैं बी का, और ये अपने पास वो प्लेनेट है, मून है, कोई और स्टार है, आप कोई भी ले सकते हो। इसका आपको डिस्टेंस अर्थ से मेजर करना है, अर्थ से ये प्लेनेट कितनी दूर है। अब एक चीज देखना बेटे, अगर मैं इन दोनों के बीच के अंदर ऑब्जर्वेटरीज, ये दो ऑब्जर्वेटरीज हैं ए और बी, इनके बीच का अगर डिस्टेंस मैं बी मान लूं और इस डिस्टेंस को बोला जाता है बेसिस, ऑब्जर्वेटरी के बीच का डिस्टेंस इसको बोलते हैं बेटे बेसिस।
बेसिस को मैं बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये नोन होता है, अपने को पता होता है कि ये डिस्टेंस कितना है और ये प्लेनेट है। पहले जब मैं इस पोजीशन से इसको देख रहा हूं तो ये क्या बना रहा है, एक स्मॉल एंगल कुछ एंगल बनाएगा बेटे यहां पर इसके साथ, और इसी को जब मैं बी ऑब्जर्वेटरी से यहां से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो इसका लाइन ऑफ साइट ये रहेगा कुछ इस वे के अंदर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस वे के अंदर बना रहा हूं। ये थी, ये ऑब्जर्वेटरी ए है, ये ऑब्जर्वेटरी बी है, ये प्लेनेट है बेटे पी, और पहले ये इसके साथ ए के साथ इसका लाइन ऑफ साइट ये है, फिर बी के साथ इसका लाइन ऑफ साइट ये है बेटे, और ए से बी की जो ये डिस्टेंस है इसको बेसिस बोला जाता है, जिसको अपन बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बोला जाता है, बेसिस। अच्छा, अब अपन सपोज कर लेते हैं बेटे कि ये जो डिस्टेंस है प्लैनेट से इस पोजीशन का वो है डी। अच्छा, अब इसमें एक चीज समझने वाली है बेटे कि जब ए की ये लाइन ऑफ साइट थी और बी की ये लाइन ऑफ साइट है, तो ये दोनों लाइन ऑफ साइट आपस में एक एंगल बनाती हैं, थीटा सपोज कर लेते हैं, वो एंगल बनता है। तो थीटा जो ये एंगल होता है इसको बोला जाता है पैरालैक्टिक एंगल। कौन सा एंगल, पैरालैक्टिक एंगल। एक बार ये डेफिनेशन आ जाती है पैरालैक्टिक एंगल क्या होता है, द एंगल बिटवीन टू साइड्स, दो लाइन ऑफ साइड्स के बीच में जो एंगल बनेगा, और इसको बोलते हैं आप पैरालैक्टिक एंगल। अच्छा, इस पैरालैक्टिक एंगल, ये एंगल जो बनता है बेटे बहुत स्मॉल एंगल बनता है, क्योंकि जो प्लैनेट्स हैं या स्टार्स हैं वो अर्थ से बहुत दूर हैं, तो जो ये एंगल बनेगा वेरी स्मॉल एंगल बनता है। अच्छा, एक चीज यहां पर और जो ध्यान रखने वाली है कि जो डी होता है, डी इज मच मच ग्रेटर देन बी। इस बेसिस से डी की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा लार्ज होती है। तो इसके जब आप कंपैरिजन करते हो, तो अगर मैं डी को रेडियस मान लूं और एक इस वे के अंदर आर्क ड्रॉ करूं, डी को मैं रेडियस मान लेता हूं बेटे, और ऐसे मैं एक आर्क ड्रॉ करूं, तो आर्क की जो लेंथ रहेगी, लेंथ ऑफ आर्क जो होगी वो, अगर मैं इसको लेंथ को एल बोल दूं, तो एल इज मच मच क्लोजर देन बी होगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना बेटे, जितना ज्यादा डी बी से ज्यादा होगा उतना ही एल क्लोज होगा बी के। देखो, मैं इसको अगर रेडियस मान के अगर मैं सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो इसकी जो लेंथ ऑफ आर्क होगी, ये जो ए बी जो आर्क बनेगी, ये बहुत ज्यादा क्लोज होगी बी, ये वाली वैल्यू की, बी के, क्योंकि बी ये वाली वैल्यू जो है बहुत छोटी वैल्यू है, स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है बेटे, तो इस केस के अंदर मैंने आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के अंदर प्लेन एंगल कैसे निकालते हैं, तो ये क्या दो साइड्स के बीच में एंगल बन रहा है, तो कौन सा एंगल है, प्लेन एंगल है। तो प्लेन एंगल को कैसे कैलकुलेट करते थे बेटे, थीटा, और किसके अंदर इसकी वैल्यू आती थी, रेडियन के अंदर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, और ये किसमें आएगा, रेडियन के अंदर। तो थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क, सपोज आप इसको बोल रहे हैं एल बोल रहे हैं या बी बोल दें, तो उससे कोई बेटे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एल इज मच मच क्लोजर देन बी। तो बी बाय रेडियस कितनी है बेटे, डी। अच्छा, अब अपने को निकालना क्या था, ये प्लैनेट से अर्थ का डिस्टेंस निकालना है, ये वाला डी की वैल्यू निकालनी है। तो डी को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटे, बी बाय थीटा, क्योंकि बी आपको ऑलरेडी पता है कितना दूर है, थीटा भी अगर, क्योंकि स्मॉल एंगल बनेगा यहाँ पर, उसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाती है। तो आप इससे प्लैनेट का डिस्टेंस निकाल सकते हो कि अर्थ से वो प्लैनेट कितना दूर है। तो एक तो पैरेलैक्स मेथड का इस वे के अंदर आप डिस्टेंस निकाल सकते हो। सेकंड, इसका एक और यूज है, सेकंड पैरेलैक्स मेथड का यूज किया जाता है कि आपने किसी भी प्लैनेट का डायमीटर मेजर करना है कितना है, तो आप पैरेलैक्स मेथड का वहां पर यूज कर सकते हो। देखो कैसे, तो इस केस के अंदर बेटे देखो ये अर्थ है, अब अपने को दो ऑब्जर्वेटरी की जरूरत नहीं है, एक सिंगल ऑब्जर्वेटरी से आप काम चला सकते हो। ठीक है बेटे, तो इस वे के अंदर ये अर्थ के ऊपर एक ऑब्जर्वेटरी है और ये प्लेनेट है जिसका आपको डायमीटर मेजर करना है। ठीक है, तो इस डायमीटर के दोनों पोजीशन के साथ इस ऑब्जर्वेटरी से जब आप देख रहे हो, तो इस वे के अंदर और इस ऑब्जर्वेटरी से जब आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देख रहे हो, तो दोनों के बीच में एक स्मॉल एंगल बन रहा है। ठीक है, जिसको आप बोल देते हैं फाई, स्मॉल एंगल को क्या बोल देते हैं, फाई बोल देते हैं।
ये डिस्टेंस आप ऑलरेडी यहाँ पर मेजर कर चुके हो, जिसको अपन बोलते हैं डी। और अब आपको ये डायमीटर मेजर करना है, इसको नाम देते हैं स्मॉल डी का। ठीक है बेटे, तो अकॉर्डिंग टू प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या होता था, आर्क बाय रेडियस। तो यहाँ पर थीटा फाई किसके इक्वल होगा बेटे, लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कौन सी, देखो अगर मैं इसको मानू बेटे रेडियस, तो ये क्या बन जाएगी, एक यहां से आर्क ड्रॉ होगी जो क्या होगी, इस डी के क्या होगी, ऑलमोस्ट इक्वल होगी। तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या चीज है यहाँ पर, डी डायमीटर बाय रेडियस कौन सी है, डी। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू किसकी निकालनी है, डी की वैल्यू निकालना है। तो डी को सब्जेक्ट बनाए तो डी इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइव इंटू डी। तो ये अपने पास सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है बेटे। ये फॉर्मूला फर्स्ट था और ये सेकंड फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपको डिस्टेंस निकालना होता है अर्थ का प्लैनेट से, और ये फॉर्मूला यूज होता है जब आपको किसी भी प्लैनेट का डायमीटर निकालना है, मेजर करना है बाय यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। तो आई थिंक आपको ये बेटे समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे बेटे, और नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, डायमेंशन वाला स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज यहां तक अच्छे से प्रिपेयर करें। थैंक यू सो मच।